हाय गाइस, आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग जो है साइंस के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो है हल करेंगे, जो कि बार बार परीक्षाओं में जो है पूछे जाते हैं, चाहे वो रेलवे हो या एसएससी, सभी प्रकार के एग्जाम में जो है सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए हैं। उन्हीं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को जो है हम लोग देखेंगे। तो इसमें पूछा गया है कि कृत्रिम उपग्रह के लिए ऊर्जा का कौन सा स्रोत है, कौन सा ऊर्जा का एक स्रोत है जो कि कृत्रिम उपग्रह का है। तो पवन है, हाइड्रो है, सौर है या फिर गतिज है। तो इसमें से चारों ऑप्शन में से कौन सा हाइड्रो है, सौर है, गतिज है या फिर पवन है। तो इसमें से कौन सा है जो कि कृत्रिम उपग्रह के लिए ऊर्जा का प्रमुख स्रोत है। तो ये जो है कृत्रिम उपग्रह का प्रमुख स्रोत जो है सौर है। कौन सा सौर जो है ये जो है कृत्रिम उपग्रह का जो है प्रमुख जो है स्रोत है। सौर सेल जो है, सोलर सेल जिसको हम लोग सोलर प्लांट कहते हैं, सोलर सेल एक पीएन डायोड होता है। क्या होता है ये भी पूछ सकता है, सोलर सेल क्या होता है, कौन सा डायोड होता है। तो सोलर सेल जो होता है पीएन डायोड होता है, पीएन डायोड होता है। और सौर ऊर्जा प्रकाश को अवशोषित करता है। ये क्या करता है, जो सौर ऊर्जा होता है, सौर ऊर्जा को जो है प्रकाश ऊर्जा अवशोषित करता है और इसे विद्युत प्रवाह में परिवर्तित करता है। क्या होता है, विद्युत प्रवाह में जो है परिवर्तित करता है। कौन करता है, सौर जो है करता है। इसमें कौन सा है, सौर जो है, सौर प्लांट जो है, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट चलेंगे। तो ये जो है सोलर प्लांट है। और सोलर प्लांट क्या करता है, ये जो है ये सौर ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में को अवशोषित, सौर ऊर्जा जो है प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करता है और इससे जो है क्या करता है, विद्युत प्रवाह में जो है परिवर्तित जो है करता है। बहुत कम तापमान पर परिघटनाओं के अध्ययन को क्या कहते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा जब कम तापमान हो जाएगा तो उसके परिघटनाओं का जो अध्ययन होता है उसको क्या कहते हैं, ऊष्मांतरण कहते हैं, आकारिकी कहते हैं, क्रिस्टल विज्ञान कहते हैं, निम्न तापकी कहते हैं। तो जब हमारा तापमान जो होगा बहुत ही कम होगा, निम्न होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, निम्न ताप को हम लोग क्रायोजेनिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रायोजेनिक्स कहते हैं। लेकिन ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में क्रायोजेनिक्स है नहीं, तो इसको हम लोग निम्न तापकी कहेंगे। क्या कहेंगे, निम्न तापकी को जो क्रायोजेनिक्स जो है, इसी को जो है निम्न तापकी भी कहते हैं। तो दोनों नाम है। तो अब की बार क्या है, ये भी पूछ सकता है कि क्रायोजेनिक्स भी ऑप्शन दे दे, निम्न तापकी ना दे, तो हम लोग क्या है इसको अच्छे से समझ लेंगे कि दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो इसमें क्रायोजेनिक्स कहा जाए निम्न ताप की, ये दोनों जो है निम्न ताप में यानी बहुत कम ताप पर परिघटनाओं का जो अध्ययन होता है, ये जो कहलाता है निम्न ताप की जो है कहलाता है। इसमें है निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद में काली हो जाती हैं। कॉपर हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है और हरे रंग की परत जो है प्राप्त करता है। तो इसमें जो है ना तो एक और ना ही दो, केवल दो, केवल एक और दो, दोनों। तो इसमें क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले देखेंगे कि चांदी की जो वस्तुएं हैं ये हवा के संपर्क में आने के बाद में काली हो जाती, तो एकदम सही है। ये क्या करता है, चांदी की जो वस्तुएं हैं ये जब हम लोग अगर चांदी को अगर सल्फर के साथ अपक्रिया कराएं तो सिल्वर सल्फाइड बनता है। क्या बनता है, H2S, सिल्वर सल्फाइड बनता है। और सिल्वर सल्फाइड जो हमारा होता है ये काले रंग का होता है। क्या होता है, ये काला होता है और इसी के कारण ही चांदी जो हमारी होती है वो काली हो जाती है। तो किसके कारण होता है, ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि चांदी जो होता है, चांदी किसके कारण जो है काली हो जाती है। तो सिल्वर सल्फाइड के कारण जो है काली हो जाती है, Ag2S के कारण जो है काली हो जाती है कुछ समय के बाद। अगर रिएक्शन की बात किया जाए तो इसकी अगर रिएक्शन किया जाए तो Ag फिर 2H2S प्लस O2 के साथ में अगर इसका रिएक्शन कर दिया जाए, इसको क्या है संतुलित कर लेंगे, तो इसमें जो है 2Ag2S प्लस 2H2O जो है रिएक्शन करने पे आ जाएगा और यही जो बनेगा 2H2S Ag2S जो बनेगा यही हमारा क्या हो जाएगा, चांदी को काला कर देती है। तो ये जो था ये हमारा रिएक्शन था। सेकंड ऑप्शन, पहला ऑप्शन एकदम सही हो गया। सेकंड है कॉपर हवा में नम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जो है अपक्रिया करता है, ये हरे रंग की परत देता है। तो ये भी एकदम सही है। तांबे के क्षरण के कारण जो हरे रंग हो जाता है, हरा रंग क्यों हो जाता है, क्योंकि कॉपर का जो क्या होता है, क्षरण होता है। कॉपर के क्षरण के कारण ही जो होता है इसका जो कलर है हरा हो जाता है। और इस हरे जो हरा पदार्थ होता है, हरा कलर होता है, इसको क्या कहते हैं, कॉपर कार्बोनेट। क्या कहते हैं, कॉपर क्षारीय कॉपर कार्बोनेट जो है इसको कहते हैं।
तो ये दोनों ऑप्शन जो है सही हो जाएंगे। कॉपर जो है हरे रंग की हो जाती है और चांदी जो होती है किस कलर की हो जाएगी, काले कलर की हो जाती है। तो दोनों जो है करेक्ट है, तो ऑप्शन 1 और 2 दोनों क्या हैं, सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। बायोफाइलम किसके कारण प्रजनन करता है? बायोफाइलम जो होता है किसके द्वारा प्रजनन करता है? तना के द्वारा, पत्तों के द्वारा करता है, या फिर जड़ के द्वारा, या फिर फूल के द्वारा? जड़ या फूल किसके द्वारा जो है प्रजनन करता है बायोफाइलम? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। तो पत्तों के द्वारा बायोफाइलम जो है पत्तों के द्वारा जो प्रजनन करता है। किसके द्वारा? पत्तों के द्वारा जो है प्रजनन करता है। वह पत्तियों के जो है कायिक प्रवर्धन के कारण जो है अलैंगिक रूप से प्रजनन करता है। इसको हम लोग पत्तियों बायोफाइलम को क्या कहेंगे? कायिक प्रवर्धन विधि द्वारा जो है ये प्रजनन करता है। एक विधि होती है कायिक प्रवर्धन, और इसी विधि के द्वारा जो है बायोफाइलम जो है प्रजनन करता है। पत्तों के से जो है ये अपना प्रजनन करता है। किससे करता है? पत्तों के द्वारा जो है बायोफाइलम जो है पत्तियों के द्वारा जो है अपना प्रजनन करता है। निम्नलिखित में से कौन विषाणु नहीं है? विषाणु कौन नहीं है? एड्स, इबोला, या फिर जीका, निपाह? तो इसमें देखेंगे इबोला जो है एक वायरस होता है। इबोला जो है क्या है? एक विषाणु रोग, EVD, एक घातक बीमारी जो इससे होती है। तो इबोला जो है एक वायरस है, विषाणु है। और जीका भी क्या है? एक वायरस है, ये भी वायरस का नाम है जीका, विषाणु है। निपाह भी क्या होता है? एक वायरस होता है। तो ये तीनों जो है विषाणु हैं। लेकिन चौथा जो पहला है, इसमें पहला ऑप्शन जो है एड्स जो है ये विषाणु नहीं है, लेकिन विषाणु से होने वाला रोग है। ये क्या है? ये रोग है। और ये सारी चीज़ें जो हैं विषाणु हैं। क्या हैं? ये विषाणु हैं। तो ऑप्शन देखो बहुत ही अच्छे से दिया गया है। इसमें जीका भी एक विषाणु होता है और निपाह भी जो होता है विषाणु होता है। लेकिन जो एड्स होता है HIV वायरस से फैलता है। किस वायरस से होता है? ये भी पूछ सकता है कि एड्स जो है किस वायरस से फैलता है? तो ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस से जो है HIV जो है एड्स जो है फैलता है। तो ये जो एक वायरस से फैलता है HIV के, लेकिन एड्स जो है एक रोग है, ना कि विषाणु है। तो इसका ऑप्शन एड्स जो हो जाएगा सही हो जाएगा। सभी धातु वस्तुओं को एक तरल पदार्थ में डुबोए जाने पर उत्प्लावकता अनुभव होता है। उत्प्लावकता क्या है? एक नीचे की ओर बल लगता है, वो नीचे की ओर बल लगेगा, या फिर एक नीचे ऊपर की ओर बल लगेगा, या ऊपर की दाब लगेगा? इसमें क्या है? नीचे की ओर बल लगेगा, नीचे की ओर दाब लगेगा, ऊपर की ओर बल लगेगा, या फिर ऊपर की ओर दाब लगेगा। तो अगर हम कोई चीज़ें जैसे हम लोग डुबोते हैं, जैसे कहीं पे ही घर पे ही अगर हम लोग इसको कर सकते हैं, एक बाल्टी ले लें, उसमें जो है वाटर फिल कर लें, उसमें एक गिलास ले लें, अगर उसको डुबोएं तो उसमें हम लोग देखते हैं कि वो जो है जो बाल्टी रखी हुई उसमें अगर डुबोएंगे तो जो होगी नीचे से एक हमारा फोर्स लगाता है, जो है वाटर जो है एक फोर्स लगाता है, और उस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्लावकता बल कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्प्लावकता बल कहते हैं। और वही बल वो लगाता है, इसी के कारण जो है हमारा जो है वस्तुओं डुबोए जाने पर हम लोग अनुभव करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऊपर की ओर जल जो है एक बल लगाता है, जिसको हम कहते हैं उत्प्लावकता बल कहते हैं। और ये जो है आर्किमिडीज के सिद्धांत पर कार्य करता है। किसके? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है ये कार्य करता है। किसके सिद्धांत पर? आर्किमिडीज के सिद्धांत पर जो है ये कार्य करता है। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। तो इसमें भी देखेंगे उत्प्लावन बल जो है, यहाँ पे अगर वेट को हम लोग फ्लोटिंग करें तो यहाँ पे एक वायोंट फोर्स लगता है, और सिंक डुबोने पर जो है ये क्या करता है? अपना एक फोर्स लगाएगा। और जैसे यहाँ पे अगर FG लगाएंगे तो ये जो है एक फोर्स FVV हमारा जो है लगाएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज़ डुबोते हैं तो वाटर में या पानी में क्या होता है? फोर्स अपना लगाता है, जिसको उत्प्लावन बल कहते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल में पाया जाता है, सिरका में पाया जाता है, संतरे में पाया जाता है, या फिर पालक में पाया जाता है, चींटी के डंक में? तो ये कहाँ पे पाया जाता है? तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है, अगर सिरके की बात किया जाए तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक एसिड जो है सिरके में पाया जाता है। तो पहला ऑप्शन तो होगा नहीं। संतरा या नींबू कहा जाए, संतरा या नींबू में साइट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड पाया जाता है? साइट्रिक एसिड जो है इसमें पाया जाता है। संतरे में या नींबू में, दोनों में जो है साइट्रिक एसिड पाया जाता है। पालक की बात किया जाए तो पालक में जो है पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड जो है पालक में पाया जाता है। पालक में ऑक्जेलिक
एसिड जो है पाया जाता है। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। क्या पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड जो है चींटी के डंक में जो है पाया जाता है। फॉर्मिक एसिड चींटी के डंक में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन पालक हो जाएगा। पालक में जो है क्या है? ऑक्जेलिक एसिड जो है पालक में पाया जाता है। अगर अंगूर की बात किया जाए, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो टार्टेरिक एसिड पाया जाता है। कौन सा एसिड? टार्टेरिक एसिड जो है इसमें अंगूर में पाया जाता है। आंवला में एस्कॉर्बिक एसिड, आंवले में क्या पाया जाता है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है आंवले में पाया जाता है। एक इम्पॉर्टेंट और क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूध में क्या पाया जाता है? दूध में, दही में या दूध में क्या पाएगा? तो ये दुग्धामल पाया जाएगा। क्या? दुग्धामल जो है पाया जाएगा दूध दही में। अगले प्रश्न पे चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा फल अनिषेक फलन द्वारा विकसित होता है? अमरूद है, सेब है, या फिर केला है, या कटहल है? तो इसमें कौन सा फल है? तो इसमें केला जो है अनिषेक फलन के रूप में बीज रहित होता है। केला क्या होता है? एक ऐसा फल है जो बीज रहित होता है, इसमें बीज नहीं होता है। और ये जो होता है इसमें केला जो है बीजांड के निषेचन के बिना जो है फल का विकास होता है इसमें। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा केला हो जाएगा। बात किया जाए कटहल, सेब, ये सारी चीज़ की, तो कटहल जो होता है ये होता है उभय लिंगी। क्या होता है? उभय लिंग श्रेणी की होती है। और सेब जो होता है एक लिंगी की होती है, और अमरूद जो होता है उभय लिंगी। उभय का मतलब होता है इसमें नर और मादा दोनों प्रकार के जो है पुष्प जो हैं, पुष्पों के द्वारा जो है एक ही मतलब तना, एक ही पेड़ पे पादप पे दोनों होते हैं, नर और मादा दोनों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ऊष्मा के लिए गलत है? दोनों पिंडों का तापमान समान होता है, भले ही उनकी ऊष्मा की मात्रा अलग हो, इससे ऊष्मा के सिद्धांत को मापा जाता है। ये सही है। निकाय की ऊष्मा सामग्री के द्रव्यमान तापमान प्रकृति पर निर्भर करता है। हाँ सही है। ऊष्मा जो होता है ये द्रव्यमान तापमान और प्रकृति पर निर्भर करता है। और जब दो निकायों को मिलाया जाता है तो कुल ऊष्मा दोनों निकायों की ऊष्मा सामग्री के योग के बराबर होती है। ये भी सही है। तो इसका ऑप्शन जो है कौन सा असत्य है, गलत है? तो दोनों पिंडों का तापमान समान होता है, भले ही उसकी ऊष्मा की मात्रा अलग हो। तो ये गलत है, क्योंकि दोनों पिंडों के तापमान जो है समान नहीं होगा। एक ध्वनि तरंग की आवृत्ति 1 किलो हर्ट्ज है और तरंग दैर्घ्य जो है 50 सेंटीमीटर है। तो 1 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय लगेगा? ये हम लोगों को निकालना है कि 1 किलोमीटर की यात्रा करने में कितना समय जो है लगेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे? न्यूमेरिकल है, इसको हम लोग जो है लगाएंगे। तो इसमें पहले गिवन दैट में देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है। तो n जो है आवृत्ति को n से डिनोट करते हैं। तो n जो है 1 किलो हर्ट्ज है, तो इसको 1 किलो हर्ट्ज को हर्ट्ज में चेंज करेंगे तो इसको हम लोग 1000 हर्ट्ज जो है लिख सकते हैं। और तरंग जो है लैम्डा है, लैम्डा 50 सेंटीमीटर, तो इसको हम लोग 50 सेंटीमीटर को जो है मीटर में करेंगे तो 0.5 मीटर जो है ये हो जाएगा। अब हम लोग निकालेंगे हमारा T इक्वल टू फार्मूला होता है D/B। क्या होता है? D/B। तो सबसे पहले हम लोग D तो हमारा क्या है? D 1 किलोमीटर दिया गया है। D जो है D इक्वल टू 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1000 दिया गया है। और हमें निकालना V, तो V इक्वल टू हमारा फार्मूला होता है N इंटू लैम्डा। तो N जो है 1000 है, N की वैल्यू जो है 1000 है, और 0.5 जो है लैम्डा की वैल्यू। तो V की वैल्यू जो है 500 आ गई। तो D की वैल्यू 1000 है, और इसकी वैल्यू जो है V की वैल्यू जो है 500 है। कितनी है? 500 है जो इसकी वैल्यू है। तो 500 से 1000 को डिवाइड करेंगे तो T की वैल्यू 2 सेकंड आ जाएगी। क्या आ जाएगी? 2 सेकंड जो है इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऑप्शन में देखेंगे 5 सेकंड, 4 सेकंड, 3 सेकंड या फिर 2 सेकंड। तो 2 सेकंड हमारा जो है आंसर करेक्ट हो जाएगा। मेलेनिन जो आँखों की हानिकारक परावैंगनिक प्रकाश से बचाता है वह एक प्रकार का है वर्णक है, खनिज है, या फिर विटामिन है, ग्लिसरॉल है। तो इसमें जो है मेलेनिन जो है आँखों को हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाता है। तो मेलेनिन एक वर्णक है। क्या है? एक वर्णक है जो हमें हानिकारक परावैंगनिक किरणों से बचाता है, प्रकाश से बचाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक नहीं है? तो संगमरमर, तो ये CaCO3 इसका फार्मूला होता है। वाशिंग सोडा ये भी एक यौगिक है। और बिना बुझा चूना ये CaO होता है इसका फार्मूला। और ब्रास जो होता है ये एक क्या है? ब्रांस जो है
ये एक यौगिक नहीं है, एक तत्व है। तो ये ऑप्शन ब्रांच जो हो जाए, ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? भौतिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता। गलत है, भौतिक परिवर्तन में किसी भी नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। रासायनिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, ये भी गलत है। रासायनिक परिवर्तन में कोई ना कोई नया पदार्थ बनता है, लेकिन भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता। तो ये दोनों ऑप्शन जो है ना एक ही सही है और ना ही दो ही सही है। तो ऑप्शन ये जो है इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कैल्सीफेरॉल का रासायनिक नाम क्या है? किसका रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है? विटामिन सी का, विटामिन ए का, विटामिन बी का, विटामिन डी का। तो कैल्सीफेरॉल, विटामिन सी की बात किया जाए तो विटामिन चारों के बारे में हम लोग चारों ऑप्शन को देख लेंगे। तो विटामिन सी जो है ये किसकी होती है? तो विटामिन सी रासायनिक जो है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड जो है विटामिन सी का होता है रासायनिक नाम। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, विटामिन ए का जो होता है रेटिनॉल होता है। विटामिन बी का जो होता है, विटामिन बी का थायमीन होता है। क्या होता है? थायमीन होता है। लास्ट ऑप्शन है विटामिन डी। विटामिन डी का क्या होता है? कैल्सीफेरॉल होता है। क्या होता है? कैल्सीफेरॉल जो है विटामिन डी का होता है। तो ऑप्शन इसका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? कैल्सीफेरॉल जो होता है विटामिन डी का जो है रासायनिक नाम है, तो करेक्ट हो जाएगा। कृत्रिम स्वीटनर जिसमें क्लोरीन होता है, जिसका स्वाद शर्करा की तरह होता है और खाना पकाने के तापमान पर स्थिर रहता है, निम्नलिखित विकल्पों में क्या सही? स्पार्टम, सैकरीन, सुक्रोज या एलिटामो। तो ये जो होता है एकदम शर्करा की तरह ही होता है स्वाद में, और ये बहुत ही ज़्यादा मीठा होता है। इसको हम लोग सुक्रोज कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत इजी क्वेश्चन था, सुक्रोज है, सुक्रोलोज। आगे देखेंगे, श्वासपात ऐसी स्थिति है जिसमें आपके रक्त में पर्याप्त डैश नहीं होती है या अधिक होती। तो कौन कौन सा ऑप्शन होगा? तो हमें जो होगा इसमें ऑक्सीजन जो है नहीं होता और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है अधिकता होती है। ऑक्सीजन की कमी होगी, ऑक्सीजन की जो है कमी होगी और कार्बन डाइऑक्साइड की जो है अधिकता होगी। तो ये जो मेथड होगा इसको हम लोग क्या कहेंगे? क्या श्वासपात हो, अगर हमें श्वासपात है तो हमें ये स्थिति मतलब ये दोनों की जो है यही दोनों होंगे तभी श्वासपात होगा। विद्युत प्रवाह की संपत्ति जो फ्यूज तारों में लगी होती है। विद्युत प्रवाह का रासायनिक प्रभाव, विद्युत प्रवाह का चुंबकीय प्रभाव, विद्युत प्रभाव का ताप प्रभाव या विद्युत प्रवाह की ऑप्टिकल संपत्ति। तो विद्युत प्रवाह का जो है इसमें विद्युत प्रवाह का ताप प्रभाव जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये विद्युत प्रवाह की जो मात्रा है ये फ्यूज में सामग्री के उच्च प्रतिरोध और कम गलनांक होता है। फ्यूज का जो है, जैसे फ्यूज की बात किया जाए तो फ्यूज की जो सामग्री होती है उच्च प्रतिरोध की होती है। ये भी पूछा गया है पेपर में, किस प्रतिरोध की होती? उच्च प्रतिरोध होता है। गलनांक जो होता है कम गलनांक होता है। गलनांक जो है फ्यूज की कम गलनांक होता है, ये भी पूछा गया है प्रश्न। आगे और क्या पूछ सकता है? इसमें जो होता है ये आर पे, आई पे और प्रवाह की मात्रा पे, तीनों पे डिपेंड करता है। प्रवाह की मात्रा यानी आई धारा हो गया, आर प्रतिरोध हो गया। प्रतिरोध, धारा और प्रवाह की मात्रा तीनों पर जो है ये डिपेंड कौन करता है? फ्यूज विद्युत प्रवाह का ताप प्रभाव जो है डिपेंड करता है। ये क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक वाला है, इसमें सॉल्व कुछ नहीं करना है। द्रव्यमान 5 किलोग्राम वाली एक वस्तु किसी घर्षणहीन मेज पर 12 मीटर पर सेकंड के वेग के साथ फिसल जाती है, तो समान वेग के साथ वस्तु की गतिमान रखने की आवश्यक बल क्या है? बल क्या है इसका? तो हमें बल निकालना है, लेकिन हमने पढ़ा है न्यूटन के नियम में कि यदि कोई वस्तु गतिमान अवस्था में गतिमान, बाह्य में बाह्य, स्थिर अवस्था में तो स्थिर अवस्था में रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल ना लगाया जाए। तो उसमें कोई बाह्य बल अगर नहीं लगाया जाएगा तो इसका बाह्य बल अगर वो जैसे है वैसे ही रहेगी जैसे, तो उसमें क्या होगा? इसका जो बल होगा वो ज़ीरो होगा। क्या होगा? बल जो होगा वो ज़ीरो होगा, तभी उस पर कोई बाह्य बल नहीं लगा है। किसी बल की आवश्यकता समान वेग के साथ वस्तु को रखने के लिए जो है नहीं होती। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा 0 न्यूटन जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है? फ्लोरीन में, ब्रोमीन में या फिर आयोडीन में या क्लोरीन में? तो सबसे पहले जो है ये जो है फ्लोरीन जो है
फ्लोरीन सबसे ज़्यादा जो है विद्युत ऋणात्मकता होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम आवर्त सारणी में दाएं बढ़ते हैं विद्युत ऋणात्मकता जो है बढ़ती है। दाएं बढ़ने पर क्या होगी, विद्युत ऋणात्मकता जो है तत्वों की जो है वो बढ़ेगी। उष्मागतिकीय रूप से कार्बन का सबसे स्थिर रूप कौन सा है? कार्बन का सबसे स्थिर रूप कोयला है, फ्लोरीन है, ग्रेफाइट है या हीरा है? तो ऐसे जो है थर्मोडायनामिकली अगर देखा जाए, थर्मोडायनामिकी के रूप में देखा जाएगा तो कार्बन का सबसे स्थिर रूप जो है ग्रेफाइट है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये, ग्रेफाइट जो है सबसे स्थिर रूप है। और ग्रेफाइट जो होता है हेक्सागोनल यानी 6 कार्बन परमाणुओं के मध्य में जो है ये बंधा होता है। तो ग्रेफाइट का यूज जो पेंसिल में करते हैं और बहुत सारी जगहों पे जो है ग्रेफाइट का यूज जो है किया जाता है। मोटर वाहनों के, बहुत इजी क्वेश्चन आ गया, मोटर वाहनों के हेडलाइट में परावर्तक का उदाहरण कौन सा? हेडलाइट में कौन से दर्पण का यूज करते हैं? उत्तल दर्पण या फिर गोलाकार दर्पण, समतल दर्पण? तो मोटर वाहनों के हेडलाइट में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। किस दर्पण का प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग जो है मोटर वाहनों के हेडलाइट में जो है करते हैं। दी गई सामग्री की विद्युत प्रतिरोधकता बढ़ने का क्रम कौन सा है? सोना है, डायमंड है, सिलिकॉन है, हीरा, सिलिकॉन, सोना, सिलिकॉन, सोना, डायमंड? तो इसमें से क्या होगा? सोना जो होगा इसमें विद्युत प्रतिरोधकता सबसे ज़्यादा डायमंड की होती है। किसकी होती है? डायमंड की सबसे ज़्यादा होती है, उससे ज़्यादा सिलिकॉन की होती है और सबसे कम सोना की होती है। सबसे कम जो है विद्युत प्रतिरोधकता जो होती है वो किसकी होती है? डायमंड की होती है। तो पहले सोना होगा, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। इंसुलिन हार्मोन्स निम्न को बढ़ावा देता है, ग्लूकोज ग्राही को, ग्लाइकोजेनेस को या प्रोटीन संश्लेषण को? तो उपरोक्त सभी को जो है बढ़ावा देता है। कौन देता है? इंसुलिन हार्मोन जो है ये ग्लूकोज ग्राही को भी बढ़ावा देता है, ग्लाइकोजेनेसिस को भी, और प्रोटीन संश्लेषण, ये तीनों को जो है बढ़ावा देता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सदिश राशि है? तो सदिश राशि कौन सा एक नहीं है? बलघूर्ण सदिश राशि है, गतिज ऊर्जा जो है अदिश राशि है, ये जो है एक अदिश राशि है। आवेग भी सदिश है, कोणीय वेग भी जो है सदिश राशि है। तो इसमें जो है गतिज ऊर्जा जो है एक सदिश राशि है, अदिश राशि है। तो ऑप्शन ये हो जाएगा सेकंड। पित्तधर वाहिनी का कार्य क्या होता है? पित्तधर वाहिनी का क्या कार्य होता है? तो ये जो है मूत्र या फिर पित्तरस या फिर शुक्राणु या आमाशय जठर रस। तो पित्तधर वाहिनी का जो कार्य होता है ये पित्त रस को ले जाता है। किसको ले जाता है? पित्त रस को जो है ले जाता है, पित्त रस को ले जाता है। पित्त रस एक नीला हरा रंग का जो है तरल पदार्थ होता है। पित्त रस जो होता है इसका कलर क्या होता है? नीला हरे रंग का जो है तरल पदार्थ होता है और यकृत द्वारा बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है? यकृत द्वारा बनाया जाता है और पित्ताशय में जमा होता है। कहाँ इसको जमा किया जाता है? पित्ताशय में जो है ये जमा होता, पित्ताशय में जो है ये जमा होता है। पित्त में कोई एंजाइम नहीं होता। एक भी बात पूछ सकता है क्वेश्चन कि पित्त में कोई एंजाइम होता है? तो पित्त में जो है कोई भी एंजाइम नहीं होता है। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? पित्तरस जो है करेक्ट हो जाएगा। यानी पित्तधर वाहिनी का कार्य होता है पित्तरस को ले जाना। पित्तरस को जो है ये ले जाने का जो है कार्य करती है। थैंक्स फॉर वाचिंग। जो लोग पहली बार यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें।